नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने बाइनोमियल संबंधित जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, फैक्टोरियल, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, एंड आपको एनसीआर वगैरह निकालने के लिए बातें बताई थी, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए थे। ठीक है, आज जो है हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि बाइनोमियल का सेकेंड क्लास है, तो इस सेकंड क्लास में देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्या चीज़ें समझते हैं, उस पर हम लोग जोड़ देते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है आज का। पहला चीज आपके सामने ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर करें। ठीक है, चलिए इसमें एक वेरिएबल लेते हैं ना, x प्लस ए का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस, है ना, ए का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि x प्लस ए का होल क्यूब करो, ए क्यूब प्लस 3as, एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स कर लो, x से स्टार्ट हो रहा है तो आप वहीं से स्टार्ट करो, एक्स क्यूब प्लस 3a एक्स स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब। ठीक है, अब एक बात का यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे बीच में प्लस था, मैं बस इस फॉर्मूला को लिखा था ताकि आपको कुछ चीज़ें समझा सकूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लस में है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर मैं बीच में माइनस का साइन देता हूँ, ठीक है, बीच में क्या करता हूँ, माइनस का साइन, यहाँ पे x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो सिर्फ माइनस यहाँ आता है। अगर मैंने x माइनस ए का होल क्यों करूँगा तो क्या आएगा, जहाँ जहाँ ए का पावर ऑड नंबर होगा वहाँ माइनस का साइन आएगा, यही होता है ना। यानी x माइनस ए का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एक्स माइनस ए क्यू। ठीक है, आप यहाँ से इस चीज़ को समझ सकते हैं। क्या समझे यहाँ पे कि यदि a के पावर a के साथ मतलब x माइनस ए, तो जहाँ जहाँ a का पावर ऑड नंबर होगा वहाँ माइनस का साइन आएगा, जहाँ जहाँ आपके a का पावर ऑड नंबर होगा वहाँ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। इस चीज़ को लिखने का मतलब यही था, सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में आपको कहूँ कि जहाँ जहाँ a के पावर में अगर ऑड नंबर आएंगे वहाँ माइनस का साइन होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ आपसे कि यदि आपके सामने आपने क्या देखा कि जहाँ जहाँ a का पावर में ऑड नंबर है वहाँ क्या आएगा, माइनस का साइन साथ में लेके आएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपके सामने यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं नोट में कि जिस टर्म में, है ना, जिस टर्म में या पद में a टू द पावर ऑड नंबर होगा, a के पावर में a के पावर में यदि आपके सामने क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है चाहे होगा, उस टर्म के आगे माइनस का साइन होगा। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल सी बात थी कि x प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है, 2x प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि x के साथ a के साथ यहाँ पे पावर में 1 है तो माइनस आ गया, यहाँ पे a के पावर में 1 है 3 है तो माइनस आ गया। ठीक है, लेकिन अब जो दूसरी बात यहाँ से मैं आपको समझाने वाला हूँ वो ये चीज़ है कि चलो यहाँ पे तो पावर 2 था, यहाँ पे 3 था, कहीं x प्लस ए टू द होल पावर n हो, तब क्या करेंगे, कैसे उसका एक्सपेंशन करेंगे, इस चीज़ को समझना है अपने को। ठीक है, तो आइए उसका एक्सपेंशन देखते हैं कैसे लिखना होता है। ठीक है, यदि आपके सामने ऐसे आ जाए, आपके सामने मान लेते हैं, ध्यान समझिएगा, x प्लस ए का पावर क्या आपके सामने n है ना, तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहला n c 0 है ना, x टू द पावर n एंड a टू द पावर 0। ठीक है, सबसे पहला टर्म x c 0 n c 0 x टू द पावर n माइनस 0 करोगे तो n ही आएगा एंड a टू द पावर 0, है ना। दूसरा पद की बात करें तो दूसरा पद क्या आएगा, n c 1 है ना, x टू द पावर n माइनस 1 एंड a टू द पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, चाहे 8
समझिएगा इस बात को, NC0 NC1 फिर NC2 आएगा, इन दोनों के डिफरेंस x टू द पावर में रहेगा एंड a के पावर में क्या रहेगा, जो NC1 होगा, जो r की वैल्यू होगी वो 1 टू द पावर में आ जाएगी। ठीक है, चलिए एक टर्म और लिख लेते हैं NC2, तो x टू द पावर क्या हो जाएगा n-2 एंड a का पावर क्या हो जाएगा s²। ठीक है, आप इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, कहीं बीच में आपके सामने आएगा NCr। ठीक है, x टू द पावर n-r इंटू a टू द पावर क्या आएगा r आएगा। फिर आप कहीं आगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं ये भी आएगा NCn। ठीक है, x टू द पावर n-1 यानी 0 एंड a टू द पावर क्या आएगा n। यहाँ से 2-3 बातें आपको समझनी है। ठीक है, वो 2-3 बातें क्या है इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। मैं थोड़ा सा बीच में प्लस का साइन को बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको टर्म्स जो है वो साफ साफ दिखे। ठीक है, और थोड़ा डिफरेंट हो। अब आप एक बात बताइए कि x प्लस a टू द पावर n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे n+1। आप ऐसे भी देखो, एक यहां से लेकर और यहां तक 1 2 3 4 और n तक है, तो नंबर ऑफ टर्म तो n यहां से लेकर यहां तक तो n हो गया, और ये क्या हो गया एक टर्म और, यानी कि n+1 टर्म। समझ में आ गया ये चीज कि n+1 टर्म कैसे आता है, जो मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया था, वो चीज यहां से प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा बताइए ये दूसरा टर्म है क्या, ये तीसरा टर्म है, तो तीसरा टर्म में n+2 आ रहा है आपके सामने। चौथा टर्म में क्या आएगा NC3 आएगा। दूसरा टर्म में जैसे NC2 आया, उसी तरह तीसरे टर्म में, चौथे टर्म में NC3 आएगा, पांचवें टर्म में NC4 आएगा। तो ये बताइए आप मेरे को कि ये कौन सा टर्म है, पद कौन सा है, सिर्फ सिंपल सी बात है, ये पद कौन सा है, तो बोलेंगे फर्स्ट पद है। ये पद कौन सा है, तो सेकंड है। ये पद कौन सा है, तो बोलेंगे थर्ड है। उस तरह बोलो कि ये पद कौन सा है, तो r नहीं होगा ये, है ना। अगर यहाँ पे सेकंड है तो यानी 1+1, यहाँ पे 2+1, तो ये कौन सा टर्म है, तो r+1 टर्म है, यही है ना, r+1 टर्म है। क्लियर हो गया ये चीज, कौन सा टर्म है, r+1 टर्म। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ से समझिएगा इस चीज को। यदि मान लेते हैं कि कोई रैंडमली मुझे टर्म निकालना है, कोई रैंडमली मान लेते हैं कि इसका फॉर्मूला ये होता है यहाँ से कि मुझे कोई भी रैंडमली टर्म निकालना है इसमें, है ना, तो इस चीज को आप यूज कर सकते हैं, यानी कि r+1 बराबर क्या होगा NCr, है ना, NCr। थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ इस चीज को ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से r+1 बराबर क्या हो जाएगा NCr, है ना, x टू द पावर n-r एंड a टू द पावर क्या हो जाएगा r। ये इसका फॉर्मूला है, ध्यान रखें इस चीज को। ठीक है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। कोई भी रैंडमली टर्म आपको निकालना हो तो r+1, है ना, बराबर क्या हो जाएगा NCr x टू द पावर n-r इंटू a टू द पावर r। कोई भी रैंडमली पद निकालेंगे तो। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से समझिए, दूसरी बात आपके लिए यहाँ पे क्या है, इस चीज को समझिएगा। मान लेते हैं आपके सामने, देखिए यहाँ पे x टू द पावर n है और a टू द पावर 0 है, तो अगर बोला जाए कि अगर ये दोनों वेरिएबल्स होते हैं तो इन दोनों के पावर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा n, x-1 और 1 इनके पावर को जोड़ेंगे तो n, x-2 इंटू और 2 तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा n ही आएगा, n-r ये n नहीं है, n-r और r इनको भी जोड़ेंगे तो n आएगा, एंड 0 और n को भी जोड़ेंगे तो n ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इनके पावर्स को भी अगर आप जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आएगा n ही आएगा, शुरू से लेके अंत तक के पावर को भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा n ही आएगा। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन आप इस चीज को देख सकते हो कि NC0 और NCn दोनों की वैल्यू कितनी आती है, तो बोलेंगे 1 आती है। तो जो फर्स्ट का कोफिशिएंट होगा और लास्ट का कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होगा। सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट मतलब दूसरे नंबर से जैसे देखा जाए और जैसे सेकंड लास्ट देखा जाए तो उनके भी कोफिशिएंट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, उस तरह इधर से थर्ड नंबर, उधर से थर्ड लास्ट का भी कोफिशिएंट क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये तीन कंसेप्ट यहाँ पे है,
आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए स्टार्ट में यहाँ पे ये वाला, तो देखिए इधर इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है, इधर भी ए का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल है। इधर से सेकंड का कोएफिशिएंट 3 है, इधर से भी सेकंड लास्ट का कोएफिशिएंट 3 है, तो दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, इक्वल है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात थी। इस चीज को आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, ये आपके लिए भी आई के फॉर्म में काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इस प्रकार है। चलिए पहला आपके लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, √x प्लस √y, ठीक है, का पावर कितना है 10 है ना। तो आपसे बोल रहा है कि फाइंड करें आप, मतलब इसका कौन सा टर्म, तो सेवेंथ टर्म। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ किस कंसेप्ट पे आएगा, देखिए फार्मूला एक ही रहेगा, उसी फार्मूला पे देखिए हम कितने टाइप का आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। पहला, अभी जो पहला कंसेप्ट आपके है कि फाइंड टर्म, क्या करना है अपने को, टर्म को फाइंड करना है। किसको टर्म फाइंड करना है, टर्म्स को, है ना, फाइंड टर्म। यहां पे हमने कौन सा टर्म फाइंड किया, सेवेंथ टर्म, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे सेवेंथ टर्म, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सेवेंथ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि t सेवेंथ फाइंड करना है ना, यानी कि सेवेंथ को अपन लिख सकते हैं 6 + 1 बराबर n की जगह कितना है 10 c 6 है ना, √x के पावर में क्या हो जाएगा, तो 10 - 6 4 एंड √y के पावर में क्या हो जाएगा, तो 6 है ना। √x का मतलब x⁴ 1/2। 10c 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो 10c 6 को अपन लिख सकते हैं यहाँ पे 10 × 9 × 8 × 7 अपॉन में 4 3 2। 10c 6 को अपन 10c 4 भी लिख सकते हैं। 10c 4 मतलब 10 से स्टार्ट करके 4 तक, यानी लास्ट 4 टर्म लिखना है और 4 3 2 1 लिखना है, ठीक है। √x⁴ 4 है, तो मतलब ये हो जाएगा x का स्क्वायर एंड ये y का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 2 से 4 8 कट गया, 3 से 3 12 10 3 3 7 21, यानी कितना आ गया 210 x² y³। ये आपका रहा सेवेंथ टर्म। क्या रहा आपका सेवेंथ टर्म, क्लियर हो गया, ये आपका रहा सेवेंथ टर्म, ठीक है। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन भी करने का प्रयास करते हैं। इसी के फाइंड टर्म में आपको दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए 2x/3, ठीक है, 2x/3 माइनस 3/2x का होल पावर कितना है आपके सामने 6 है, ठीक है। तो आप फाइंड कर लीजिए यहां पे कौन से टर्म, फाइंड फिफ्थ टर्म, फाइंड आप करिए फिफ्थ टर्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। घबराने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि अपन इस चीज को लिख सकते हैं 2x/3 प्लस -3/2x, यानी b की जगह क्या आ गया -3/2x, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अपने को इसका कौन सा टर्म फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं t 4 + 1, 5 को फिर ऐसे लिख सकते हैं, मतलब r + 1 के फॉर्म में इसको तोड़ना है, तो हमने 5 को लिख दिया 4 + 1 बराबर n की जगह कितना है 6c 4 2x/3 के पावर में कितना आएगा, तो 6 - 4 2 इंटू यहाँ पे क्या है -3/2x के पावर में कितना आएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा बताइए, ठीक है। माइनस के पावर में 4 है तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। 6c4 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो 6c2 यानी कि 6 × 5/2 लिख सकते हैं।
2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 गुने एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 गुने -3 का स्क्वायर 4 यानी 81 बटा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 एक्स टू द पावर 4। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 से कितना और कटेगा 3 बार में, ये 9 से 9 बार में कट गया, 4 से 4 बार में कट गया, ये एक्स स्क्वायर से 2 चला गया। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं ऊपर में क्या बचा 5 3 15 9 कितना हो गया 135 अपॉन नीचे क्या बच रहा है 4 चौका 16 होगा, ये कितना होगा 4 चौका 16। ठीक है, नीचे क्या बच रहा है केवल 4 बच रहा है और अपॉन में एक्स स्क्वायर है तो वो जाके पावर में -2 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं आपके सामने कि क्या आपका निकल के आया कि 2x अपॉन 3 - 3 अपॉन 2x। तो आप इसको कैसे सॉल्व किए इस चीज को आप देख सकते हैं। ठीक है, फाइंड अपने को कौन सा टर्म करना था 5th टर्म। ठीक है, अब जो मैं आपको दूसरा कंसेप्ट बता रहा हूं कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर, कोई भी आप कंसेप्ट ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखो कोई भी सवाल ले सकते हो, लेकिन अब आपका कंसेप्ट चेंज होता है और वो कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट इसी में है कि फाइंड करना है आपको, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, x टू द पावर p। अब आपको जो दूसरा कंसेप्ट आपके सामने आएगा, अभी तो हमने टर्म्स किया था, अब आपको ये करना है कि वो कौन सा टर्म होगा जिसमें x टू द पावर 4 उसका कोफिशिएंट होगा, मतलब x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है। x टू द पावर 6 का कोई भी सवाल आपके सामने होगा और बोलेगा कि x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट निकालिए, इसमें x टू द पावर 8 का कोफिशिएंट निकालिए, x टू द पावर 2 का कोफिशिएंट निकालिए। ठीक है, तो ये आपके सामने सवाल ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक सवाल के साथ इस चीज को समझते हैं। कह रहा है कि आपके सामने पहला सवाल आपके सामने इस प्रकार मैं दे रहा हूं कि आपके सामने ऐसे है 3x - 1/2x। ठीक है, 3x - 1/2x, ठीक है, का पावर में कितना है 6 है। तो आपको करना क्या है, फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2, है ना। आपके सामने 3x - 1/2x का पावर कितना है 6 है। ठीक है, देन आपको फाइंड करना है किसका, x टू द पावर 2 का कोफिशिएंट। ठीक है, अब चलिए कोई भी रेंडमली टर्म आप उठा लीजिए, कोई भी रेंडमली टर्म हम उठा लेते हैं, जैसे कि रेंडमली टर्म मान लेते हैं कि वो कौन सा टर्म होने वाला है, इस बात को देखते हैं, TR+1। आप क्या बोलोगे 6CR, ठीक है, 6CR, ठीक है, एंड 3x टू द पावर क्या हो जाएगा बताइए, 3x टू द पावर हो जाएगा 6 - R, है ना, इनटू, ठीक है, -1/2x तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और इसके पावर में क्या आएगा R आएगा। ठीक है, अब देखिए मतलब कि यहाँ पे x टू द पावर क्या है 6 - R है, यहाँ पे x टू द पावर क्या है -R है। ठीक है, x टू द पावर क्या है यहाँ पे -R है। ठीक है, x टू द पावर यहाँ पे है -R। ठीक है, ये x ऊपर चला जाएगा। तो बताइए इन दोनों का सम अगर देखा जाए, मतलब ये x कट के कहीं ना कहीं x² आना चाहिए था। तो अगर इन दोनों का सम आप देखोगे यहाँ पे, यानी कि 6 - R और x टू पावर ये -R, दोनों को 100, जो कि किसके बराबर चाहिए 2, यानी यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई 2, R की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, R की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो x वाला टर्म देखो, समझो यहाँ से R की वैल्यू आपके सामने आ गई 2, तो यहाँ से 6 - 2 रखोगे तो x टू पावर 4 आएगा, यहाँ पे x² आएगा, तो x² से x टू पावर 4 कट के क्या बन जाएगा आपके सामने, तो यही आपके सामने x² आ जाएगा ना। क्लियर है, तो यानी कि अपने को तो सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट कहने का मतलब कि आपको कांस्टेंट टर्म यहां से लेके आने हैं। ठीक है, तो आप 6C2 करोगे, चाहे 6C4 कर दो, यानी R है तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 6 2 रख लो, यानी 6C
2, 3 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू -1/2 का पावर कितना हो जाएगा 2, यानी -1/2 का पावर में कितना हो जाएगा 2। क्लियर है? अब इस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे? तो 6c2 को 6c4 भी लिख सकते हैं, यानी 6 इंटू 5, नीचे कितना था 4 था, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ पे देखिए 3 के पावर में 4 है तो 3 के पावर में 4 ही रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 1/4 है, ठीक है। क्लियर हो गया? 3 दूना 6 से 6 कट गया, ठीक है। तो अपन बोल सकते 3 का पावर 4 कितना हो गया 81 इंटू 5, यानी कितना हो गया आपके सामने 81 इंटू 5, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 405। कोई और तो कटेगा नहीं, 4 चौका कितना हो गया 16। यानी बोल सकते हैं कि आपका जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा 405/16। क्लियर है? 3x है ना, 3 का पावर कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे, एंड आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है चीज? तो आपके सामने कितना आ गया 405/16। कोई डाउट यहाँ पे नहीं। अब इस चीज को समझिए कि आप बोलेंगे कि सर x वाला क्यों नहीं लिखे? मेरे को x टर्म से नहीं मतलब है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसका कोएफिशिएंट लेके आना था, तो एक्स स्क्वायर लिखने का कोई मतलब नहीं था। वहां से हम जब हमने इसको सेटिस्फाइड यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे जब हमने इस चीज को सेटिस्फाइड कर दिया है तो आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। हमें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से r की वैल्यू निकालनी थी, r निकल गया तो हम बस कांस्टेंट टर्म को ही इक्वेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट निकालना है किसका, x⁻p का। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आप लोगों को ये चीज आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस प्रकार से, (3x² - 1/3x³ का पावर में कितना है 10 है ना। तो आपको किसका कोएफिशिएंट करना है, फाइंड करना है। किसका? फाइंड कोएफिशिएंट। x⁻−15 का मतलब हमें x⁻−15 के साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म आएगा, ये चीज अपने को फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं रैंडमली, ठीक है। कोई भी एक टर्म मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि t r+1 जो टर्म होगा जिसमें x⁻−15 आएगा, ठीक है। तो बताइए 10cr, ठीक है। 3x का क्या है स्क्वायर है, 3x² के पावर में कितना हो जाएगा तो 10 - r इंटू -1/3x³ के पावर में कितना हो जाएगा तो r हो जाएगा ना। क्लियर है? यही चीज अपन जानते हैं। हमारे पास x⁻ क्या आना चाहिए -15। चलिए यहाँ पे देखिए x में कितने का पावर है तो 10 दूना 20 - 2r, यानी कि 20 - 2r। यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा -3r, बराबर हमारे पास क्या आना चाहिए -15 आना चाहिए। यही हमें चाहिए -15। तो देखिए 20 उधर जाएगा तो -5r बराबर कितना हो जाएगा -35, और r की वैल्यू कितनी है 7, यानी r का टर्म हमें क्या निकल के आया 7। तो जहां जहां r है वहां वहां 7 रख दो, आपका कोएफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10c7, ठीक है। r की वैल्यू कितनी आ गई 7, 10c7, 3 का पावर कितना हो जाएगा 10 - 7 यानी क्यूब, 3 का पावर 3 इंटू -1/3 का पावर में भी क्या आएगा 7 आएगा। क्लियर है? देखिए माइनस के साथ आया तो यानी कि कोएफिशिएंट में माइनस का साइन आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 10c7 को अपन 10c3 भी लिख सकते हैं, यानी कि 10, 9 और 8, नीचे कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 का पावर 3 और माइनस का साइन बाहर आएगा। मैं माइनस के साइन को थोड़ा सा किसी और चीज़ से डिनोट कर देता हूँ, जैसे माइनस का साइन बाहर आएगा, ठीक है।
ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में ये 3 का पावर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, देखिए 2 से कितना बार कट गया, 4 बार में कट गया, ये 3 से 3 बार में। ठीक है, 3 का पावर 3 अपॉन 3 का पावर 7, यानी नीचे कितना बचेगा, 3 का पावर 4, यानी ये इसमें काट के 3 का पावर 4 कट गया तो नीचे 3 का पावर 3 बचेगा, यानी 10 चौका कितना हो गया, 40, माइनस साइन बाहर है, बटा 3 का पावर 3 बचा, यानी कि 27। यानी बोल सकते हैं कि x टू द पावर -15 का कोफिशिएंट कितना आएगा आपके सामने, तो -40 अपॉन कितना आ जाएगा, -40 अपॉन, ठीक है, आपके सामने आया कितना, तो 27। क्लियर है चीज, कोई डाउट नहीं। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है ना, आपको अब इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है। मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x कहने का मतलब क्या था कि वहां पे x टू द पावर 0 होना चाहिए, है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ x आपके सामने क्वेश्चन ये है कि फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। चाहे आप इंडिपेंडेंट ऑफ x से अगर निकालते हो बाहर तो कोफिशिएंट ही बचेगा, है ना, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x जो आपके सामने दिया है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, समझ में आना चाहिए। ऑफ द एक्सप्रेशन, है ना, क्वेश्चन आपके सामने है क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ x ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन आपके सामने है 3x² माइनस 1 अपॉन 3x², है ना, माइनस x 3/2 कर दो आप, माइनस 2x² का होल पावर कितना, 9 है। ठीक है, होल पावर कितना है आपके सामने, 9 है। ठीक है, यहाँ पे x² मत करो, x कर लो एक बार के लिए, है ना, आप 3x कर लो, है ना, -1 अपॉन। अब ठीक है, अब कह रहा है क्या, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x ऑफ द एक्सपेंशन, मतलब अगर आप इसका एक्सपेंशन करते हो तो वो कौन सा टर्म आएगा, चाहे वो आपको टर्म अगर निकालोगे तो कोफिशिएंट निकालोगे। ठीक है, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x ऑफ द एक्सपेंशन इतना, आपको यहाँ पे टर्म निकालना है। ठीक है, टर्म मत निकालो, कोफिशिएंट निकालो। ठीक है, आप यहाँ पे द टर्म नहीं द कोफिशिएंट निकालो आप, क्योंकि टर्म फाइंड टर्म हमने तो निकालना सीख लिया है, कोफिशिएंट निकालना अपने भी ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे कर लो फाइंड द कोफिशिएंट, याद रखना, ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ x, है ना। तो चलिए इस चीज का आप सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन हमने लिख लिया, मान लेते हैं कि वो जो tr+1 टर्म होगा, है ना, n की जगह कितना है, 9cr 3x² अपॉन 2, है ना, का पावर में कितना हो जाएगा, n-r इंटू -1 अपॉन 3x टू द पावर में क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ x होने का मतलब कि जो x जो है पूरा पूरा कट के 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो x टू द पावर में कितना हो जाएगा, 18 - 2r 18 - 2r, यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -r बराबर कितना होना चाहिए था, 0, है ना। चलिए 2r और r को इधर लाएं, यानी कि 3r बराबर कितना हो गया, 18, दैट मीन्स r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6, है ना, यानी कि 7th टर्म अगर बोलो तो r की वैल्यू यानी कि tr+1, सिर्फ यही कहता है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो यानी कि आता आपका कौन सा, r की जगह 6 अगर 6 + 1 7th टर्म आता है। ठीक है,
वो अभी बाद में सीखेंगे, इसके बाद वही बारी है ना। फिलहाल तो अभी ये निकालो कि अब देखो यहाँ से इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे अगर r की जगह 6 रखते हो तो 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब कि 3 2 6, एक्स टू द पावर यहाँ पे 6 आएगा ना। यहाँ पे भी देखो r की जगह 6 है तो 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6, 6 से तो 6 कट गया, यानी कि ये चीज x से क्या हो गया, बाहर हो गया ना, बिल्कुल। अब हमें x से बाहर हो गया तो हम सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट की बात करेंगे, r की जगह अपन क्या रख देते हैं 6, तो बोल सकते हैं इसको 9c6 है ना, इंटू 3/2 के पावर में कितना आएगा, तो 9 माइनस 6 यानी कि 3 इंटू बोल सकते हैं -1/3 के पावर में भी क्या आएगा, तो 6 आएगा ना। ये चीज समझ में आ गया क्या, मैं 9c6 को 9c3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। तो 9c3 यानी कि 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन में कितना आएगा, 3 इंटू 2 आएगा बिल्कुल। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऊपर में क्या, 3 का पावर कितना आएगा 3 अपॉन 2 का पावर कितना होगा 3, यहाँ से -1 टू द पावर 6 है तो 1 आ जाएगा, यानी 1/3 का पावर कितना होगा 6 होगा। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। 2 का पावर 3 से 8 चला गया है ना, एंड 3 से 3 बार में 3 3 9, 3 का पावर 1 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, तो बनेगा 3 का पावर 4 और नीचे कितना है 3 का पावर 6, तो यानी यहाँ से 4 चला गया, ये और ये कट गया। ऊपर क्या बचा, तो सिर्फ और सिर्फ 7 बचा, और नीचे क्या बचा, तो 1 2 बच रहा है और 3 का पावर 2, यानी कि 3 3 का 9 दूना कितना हो गया 18। तो आपका आंसर क्या आएगा, तो 7/18। क्लियर हो गया चीज। तो कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ऑफ द एक्सपेंशन 3/2x² माइनस 1/3x का पावर कितना है 9 है। तो देखिए ये चीज आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन अगर फास्ट करते हैं तो ये चीजें करना आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, है ना। अब मैं जो आपको आगे बताने वाला हूं वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, ठीक है। अभी हमने दो चीजें सीखा है, एक तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म है ना, nth टर्म 5th टर्म 6th टर्म है ना। उसके बाद हमने क्या सीखा आपके लिए, तो दूसरा चीज हमने सीखा यहाँ से, 2 बातें अभी तक हमने सीखी। एक तो सीखी फाइंड टर्म कैसे निकालते हैं, जैसे 7th टर्म 8th टर्म है ना, इस पे 2-3 सवाल किए हमने। फिर हमने इस पे देखिए फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p, मतलब अब हमें कोफिशिएंट निकालना है, और हमने कोफिशिएंट पे 3 सवाल किए। अब जो आपके सामने आगे आएगा वो कुछ इससे डिफरेंट है, ठीक है। तो एक ही फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक ही फार्मूला ओनली, उसी फार्मूला पे अपने को क्या करना है, तो काम करना है, ठीक है। उस फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखना है, और मैं धीरे धीरे बीच बीच में आपको और भी अच्छी अच्छी बातें बताते चलूंगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं अब अगला कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या है। अब आपके सामने ये चीज आ रहा है कि विच टर्म कंटेनिंग x टू द पावर p, ठीक है। इस बात को समझिएगा। तीसरा आपके सामने है विच टर्म कंटेनिंग x टू द पावर p, ठीक है। अब कह रहा है कि वो p जो है, कौन सा पद है जो x टू द पावर p को कंटेन करेगा, कौन सा पद है जो x टू द पावर p को कंटेन करेगा। मतलब कि जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि x प्लस a का होल क्यों है ना, तो मैं आप इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो कहीं ना कहीं x² आएगा, है ना। आता है क्या अपने पास, एक तो आता है x³ प्लस 3a² x प्लस 3a x² प्लस b, है ना। तो बोल रहा है कि वो कौन सा पद होगा, कौन सा नंबर ऑफ पद होगा जो x² उसके अंदर आएगा, वो कौन सा नंबर ऑफ पद होगा, ठीक है। तो इस चीज को करने के लिए आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, हालांकि आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीका से मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पहला तरीका तो आप ऐसे देख लो, जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लो आपके सामने, क्वेश्चन में लिख देता हूं। क्वेश्चन है आपके सामने कि x/4, क्वेश्चन आपके सामने है x/4 माइनस 3/x का स्क्वायर, है ना। पावर में आपके सामने कितना है 10, विच टर्म कंटेनिंग x टू द पावर 4, ठीक है। मतलब इसका कौन सा पद x टू द पावर 4 को कंटेन करेगा, ठीक है। समझ में आ गया, कौन सा टर्म।
तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूँ कि मान लेते हैं टी आर प्लस 1 टर्म है ना, तो क्या आएगा एन की जगह कितना है, तो 10 सी आर है ना, x अपॉन 4 का पावर कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस आर है ना, एंड नेक्स्ट में कहेंगे इनटू -3 अपॉन एक्स स्क्वायर के पावर में कितना हो जाएगा आर। ठीक है, अब देखिए एक तो आप ऐसे सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं x टू द पावर 4 चाहिए अपने को, तो x टू द पावर 4 होने के लिए यहाँ पे देखो x टू द पावर कितना है, 10 माइनस आर है, और यहाँ पे x टू द पावर कितना है, तो -2r है, बराबर अपने क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए है ना, आना चाहिए। चलिए 3r को उधर ले जाते हैं, 4 को इधर, यानी कि 3r बराबर कितना हो गया 6, देन r बराबर कितना हो गया 3, तो r की वैल्यू यहाँ से 3 आई, तो r प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए, यानी कि r की वैल्यू यहाँ से 3 आई, r बराबर 3, देन बोल सकते हैं कि r प्लस 1 बराबर कितना 4, यानी कि फोर्थ टर्म कंटेन करेगा, समझ में आ गया, यानी कि फोर्थ टर्म आपके लिए क्या आएगा, कंटेन करेगा क्या, x टू द पावर 4 टर्म, यानी कि जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो चौथे टर्म में x टू द पावर 4 आएगा, चौथे पद पे x टू द पावर 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को आप एक ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं, वो ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक आपके सामने है, उस ट्रिक को याद रखिएगा, काम आएगा। ठीक है, एम पी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू, ठीक है, P प्लस क्यू, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अब ये देखिए इस ट्रिक से ये चीज़ निकल जाएगा कैसे। अब बोलेंगे सर N क्या है, P क्या है, M क्या है, Q क्या है, तो देखिए मैं समझा रहा हूँ। अब आप इस टर्म को इस ट्रिक पे तोड़िए, देखिए N जो है 10 है, यहाँ पे N कितना है 10 है, ठीक है, N कितना आपके लिए 10 है, N बराबर क्या है यहाँ पे, देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ, N बराबर यहाँ पे क्या है 10 है, ठीक है। P जो है पहले वाले में x टू द पावर क्या है, P यहाँ पे क्या है, तो 1 है। Q क्या है यहाँ पे, जो दूसरे पद में x का पावर है वो है, Q क्या है, तो 2 है। M क्या है, तो M जो आपसे पूछ रखा है, तो M बराबर क्या है आपके पास 4 है, ठीक है। तो अब देखिए N यानी कि 10 इंटू P 1 माइनस 4 बटा कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 है ना, 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो देखिए 10 में से 4 गया, कितना बचेगा, तो बोलेंगे 6 बटा 3, यानी क्या आएगा यहाँ से 2, ठीक है। 2 प्लस 1 है ना, 1 एंड 2, ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया था, इस गलती को एक बार सुधार लेते हैं अपन, है ना। क्या हो गया, तो देखिए 3 2 + 6 होगा, यहाँ पे 2 आएगा, है ना। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी यहाँ पे, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 थर्ड टर्म आएगा, ठीक है। कितना आएगा, थर्ड, है ना, थर्ड टर्म, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ से भी कितना आया, तो 10 माइनस 4 कितना आएगा, 6/3 यानी कि 2, यानी r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई 2, यानी कि r प्लस 1 टर्म कितना हो जाएगा, थर्ड टर्म। क्लियर है ये चीज, r प्लस 1 थर्ड टर्म। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि विच टर्म कंटेनिंग x टू द पावर p, तो उस कंडीशन में जब आपको सिर्फ और सिर्फ टर्म निकालना हो तो हम np माइनस n अपन p प्लस क्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। याद रखना इस बात को, ठीक है, np माइनस m अपॉन p प्लस क्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम आपको 2-3 सवाल इस पे और लेके आते हैं जहां डायरेक्ट हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए अगला सवाल आपके लिए है, यहाँ पे सवाल कुछ इस प्रकार है कि 3x² माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू, 3x² माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू, है ना। कह रहा है कि इसमें से कौन सा पद है जो x टू द पावर माइनस 10 कंटेन करेगा, है ना। x टू द पावर माइनस 10 मतलब उस किस नंबर के पद पे x टू द पावर माइनस 10 आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको कंसेप्ट, n ये कितना आपके सामने 10 है, ठीक है, ठीक है। 3x² माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू का होल पावर कितना है, 10 है, तो x टू द पावर माइनस 10 कौन से पद पे आएगा। क्लियर है चीज, तो चलिए इस चीज को देख लेते हैं। यहाँ पे n की जगह कितना है, 10 है ना, p की जगह कितना है
2 है, एन पी माइनस एम, तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा क्या, क्योंकि एम की जगह कितना है -10 है ना, इंटू 2 और क्यू की जगह कितना है 3 है ना। तो देखिए 20 और 10 30/5 यानी कि 30/5 कितना आया 6th टर्म है ना, 6th टर्म आएगा। ठीक है, कौन सा टर्म आएगा, तो 6th टर्म आपके पास आएगा। ठीक है, तो चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। एक सवाल और है आपके सामने कि 3x², सवाल लिख लीजिए, एक सवाल और देख लीजिए आप लोग, 3x² माइनस 1/3x का होल पावर कितना है 18। तो बोला है कौन सा टर्म आपको कंटेन करेगा कितना, x⁻⁶, x⁻⁶ कौन सा टर्म कंटेन करेगा। चलिए तो बताइए, यहाँ पे n की जगह कितना है 18, p की जगह कितना है 2, n इंटू पी, माइनस m की जगह कितना है 6, और यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे x का पावर कितना है 1 है ना। तो 18 दूना 36 में से 6 गया, कितना बचेगा 30/2 + 1 3, यानी कि बोलेंगे 10th टर्म, 10th टर्म नहीं सॉरी, ये तो r की वैल्यू आई ना, r की वैल्यू कितनी आई, r की वैल्यू 10 आई, तो r + 1 कितना हो गया, यानी कि 11th टर्म। ठीक है, ये क्या आपके लिए r निकल के आएगा। ठीक है, ये क्या निकल के आएगा आपका r निकल के आएगा, वहां से 6, ये 6 नहीं है, ये r की वैल्यू यहाँ से आई कितना 6, देन r + 1 कितना हो गया 7th टर्म है ना। ठीक है, r + 1 कितना हो जाएगा 7th टर्म। क्लियर हो गया चीज। तो यहां से आपने ये दो बातें सीखी, हमने कहा क्या क्या सीख लिया यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने विच टर्म कंटेनिंग, फिर फाइंड द कोफिशिएंट, विच टर्म कंटेनिंग x⁻⁶ है ना। इतना बातें हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग अब अगला चीज देखते हैं, अगला चीज अपने को क्या करना है। ठीक है, अगला कंसेप्ट क्या है आपके लिए, कि अगला कंसेप्ट आपके लिए क्या है कि pth टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, अगर लास्ट से आपको किसी टर्म का निकालना हो, जैसे कि मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, pth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो अगर देखिए आपसे पूछे कोई एक्सपेंशन देखे कि आपको pth टर्म निकालना है फ्रॉम लास्ट से, मतलब लास्ट से आपको निकालना है 5वां टर्म, 6ठा टर्म, 7वां टर्म, 8वां टर्म। ठीक है, तो लास्ट से पूछ रहे तो हम फर्स्ट से कौन सा टर्म निकालेंगे कि वो उसके लास्ट के बराबर होगा। जैसे कि मैं बोलूँ आपसे, देखिए जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, मान लेते हैं कि x² + x³ + x⁻⁴ + x⁻⁵ है ना, ऐसे जा रहे हैं अपन। ठीक है, चलो लिख ही देता हूँ मैंने, +ax³ + bx², कुछ भी रैंडमली लिख दिया। तो बताइए लास्ट से दूसरा टर्म, पहले से कौन है 1 2 3 4 5वां टर्म है, यानी कि लास्ट से दूसरा टर्म पहले से 5वें टर्म के बराबर है, यही ना। तो यहाँ से बोल रहा है कि लास्ट से तीसरा टर्म, चाहे pth टर्म अगर आपको निकालना हो तो फर्स्ट से कौन सा टर्म निकालिएगा कि वो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लास्ट से तो निकालने का तरीका नहीं पता है, हमें फर्स्ट से निकालने का तरीका पता है। तो हम क्या करेंगे कि उसको फर्स्ट से देखते हैं कौन सा टर्म वो आएगा। ठीक है, तो pth टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो बोल सकते हैं कि n - p + 2 है ना, n - p + 2 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब कि अगर आपको pth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना है तो n - p + 2 टर्म आप फ्रॉम बिगिनिंग से निकाल लो तो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके सामने है, जैसे कि आपके सामने है कि मान लेते हैं आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये आपके सामने है कि √x + √y पावर में कितना है 10 है। तो आपको निकालना है क्या, √x + √y का पावर 10 है तो है ना, तो आपको निकालना है क्या, फाइंड करना है
है ना, फाइंड करना है आपके लिए फोर्थ टर्म। फ्रॉम लास्ट से। अब लास्ट से आपको फोर्थ टर्म निकालना है, तो फर्स्ट से कौन सा टर्म होगा, तो बोल सकते हैं कि 10 है ना -4 + 2 यानी कितना हो जाएगा, तो 8, यानी कि आपको 8 टर्म निकालना है फ्रॉम फर्स्ट से। ठीक है, तो आप T8 को लिख सकते हैं T7 + 1 है ना, यानी कि 10C7 ठीक है, √x का पावर कितना हो जाएगा, तो 3 × √y का पावर में कितना हो जाएगा, तो 7 सॉरी, समझ में आ गया। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि पीच टर्म फ्रॉम लास्ट यानी कि n - p + 2 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। लास्ट से आपको बोल रहा है कि पीच टर्म निकालिए, तो बिगिनिंग से आप क्या निकालोगे, n - p + 2 है ना, इस टर्म को आप बिगिनिंग से निकाल लो, है ना। तो n की जगह क्या है, आपके सामने 10 है, p तो आपके सामने दे ही रहा है फोर्थ, तो n - p + 2 है ना = 8, यानी कि आप 8वां पद निकालिए। तो अपन 8वें को क्या लिख सकते हैं, T7 + 1 R + 1, याद है ना आपको ये फॉर्मूला, यानी कि 10CR √x का पावर 10 - 7 3 एंड √y का पावर कितना हो गया, तो 7। क्लियर हो गया चीज, समझ में आ गई ये बात आप लोग को। चलिए आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन इस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जैसे मान लेते हैं 3x² - 4y, ये पावर में कितना है, 20। ठीक है, आपको कह रहा है कि फाइंड 11th है ना टर्म फ्रॉम लास्ट से आपको कितना निकालना है, 11th टर्म। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो 20 - 11 + 2, 22 में से 11 गया, कितना बचेगा, 11, यानी कि आप 11th टर्म ही निकाल लो फर्स्ट से, क्या बचेगा, 11, तो 11th निकाल लो आप फर्स्ट से। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे बताओ, T10 + 1 ठीक है बराबर n की जगह कितना है, तो 20 है आपके सामने, 20C11 10 है ना, और आपके सामने आ जाएगा 3x² का पावर में 10, 20 - 10 10 × -4y के पावर में कितना, तो 10। क्लियर है, तो ये आपका हो जाएगा, ये टर्म आपके सामने आएगा और आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ क्या, तो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। ठीक है, अब आपके सामने है, देखिए क्या मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, x + a का पावर में क्या है, n है ना, मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x + a का पावर में कितना है, n है। तो इसका आपको मिडिल टर्म निकालना है। ठीक है, तो देखिए मिडिल टर्म इसमें दो बात पे डिपेंड करेगा, एक तो आपका करेगा कि जब n इज इवन है, और एक जो करेगा n इज ऑड है। ठीक है, ठीक है, अगर n आपके सामने इवन है, n जो है आपके सामने क्या है, इवन है ना, और जब n आपके सामने क्या है, ऑड है। सोचिए एक बार के लिए, अगर n इवन है, मान लेते हैं कि n 2 है, तो उसमें कितने पद बनेंगे, 2 + 1 यानी कि 3 पद बनेंगे। तो 3 पदों का मिडिल पद निकालना आसान है अपने लिए, है ना। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे n की जगह 4 है, तो जो पदों की संख्या आएगी यानी कि x + a का पावर 4 है, तो इसका जो टर्म का एक्सपेंशन होगा वो कितने पद में होगा, 5 पदों में होगा। तो 5 पद का भी मिडिल टर्म एक ही आएगा, कोई भी बीच वाला तीसरा पद आएगा अपना, है ना। तो अगर आपको n जब इवन नंबर है तो आपको मिडिल टर्म निकालना है, तो कौन सा टर्म निकालेंगे, n/2 + 1, ये आपका होगा मिडिल टर्म। ठीक है, समझ में आ गया, n/2 + 1, ये आपका क्या होगा, मिडिल टर्म।
लेकिन जब, सुनो मेरी बात ध्यान से, जब n जो है आपके सामने ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसमें जो टर्म का एक्सपेंशन होगा इवन फॉर्म में होगा। तो आपका जो मिडिल टर्म होगा इसमें दो मिडिल टर्म आएंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि देखो 1 2 3 4, इसका मिडिल टर्म क्या है, तो बोलोगे मिडिल टर्म तो सर है ही नहीं, तो इसमें ये और ये दोनों मिडिल टर्म का काम करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका मिडिल टर्म बताइए, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, तीसरा पद और चौथा पद, ठीक है। तो उसी तरह जब n ऑड हो तो इसमें दो मिडिल टर्म आएंगे, और वो दो मिडिल टर्म कौन से होंगे, तो पहला होगा n + 1/2 एंड n + 3/2। ये आपके सामने दो मिडिल टर्म आएंगे। एक तो आएगा आपके सामने क्या, n + 1/2 टर्म, एंड आएगा n + 3/2 टर्म, ठीक है। तो आइए इस पे हम लोग एक दो सवाल करते हैं ना। पहला सवाल आपके लिए है, पहला सवाल आपके लिए है x - 1/2x का पावर कितना है, 10 है। तो आपको निकालना है इसका मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सा होगा बताइए, तो n = इवन नंबर है ना, तो n/2, यानी कि यहां पे मैं लिख देता हूं फाइंड मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो 10/2 + 1, यानी कितना, 6 टर्म आपको निकालना है। तो 6 टर्म आप इसका निकाल सकते हैं, यानी कि t5 + 1 बराबर, ठीक है, n की जगह कितना है, 10 है, 10c5, x के पावर में कितना हो जाएगा, 5 है ना, इंटू -1/2x के पावर में भी कितना हो जाएगा, तो 5 चला गया, ठीक है, समझ आ गया। तो यानी कि इसका आपको मिडिल टर्म निकालना था, तो मिडिल टर्म अपन आसानी से निकालिए, बस ये पता करना था कि कौन सा पद इसका मिडिल टर्म होगा। तो 6th टर्म इसका मिडिल टर्म होगा, यानी कि t हमें 5 + 1 निकालना होगा, यानी t r की जगह कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरा सवाल भी देख सकते हैं कि आपके सामने है, यहां पे दूसरा सवाल है √3x - 4/√x का पावर कितना है, 107 है ना। तो आप इसका मिडिल टर्म निकालें, यानी कि फाइंड करें मिडिल टर्म। फाइंड आप क्या करें, मिडिल टर्म करें, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि इसका दो मिडिल टर्म आएंगे, क्योंकि n क्या है, ऑड नंबर है। तो 107 + 1/2, यानी कितना आ गया, 54, यानी एक तो 54 आ गया, तो एक दूसरा क्या आ जाएगा, जस्ट इसके बाद 55, एक 54 तो दूसरा 55, है ना। कोई जरूरी नहीं कि अब n + 3/2 करें, है ना, एक अगर आ गया दूसरा उसके बाद वाला होगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब चलिए 54th टर्म निकालते हैं। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे एक तो निकलेगा t 53 + 1, n की जगह कितना है, 107 है ना, c 53, ठीक है, और √3x के पावर में कितना जाएगा, तो इसमें से निकल के आ जाएगा, तो कितना आएगा, 54 इंटू -4/√x के पावर में कितना आ जाएगा, तो 53। एक तो आपके लिए ये हो गया, है ना। उस तरह t 55 निकालने के लिए t 54 करेंगे +1, तो करेंगे क्या, 107c 54 है ना, और √3x है आपके सामने, √3x के पावर में कितना हो जाएगा, तो 53 हो जाएगा, इंटू -4/√x के पावर में कितना आ जाएगा, तो 54 है ना। अब अपने को इसको सॉल्व कर लेना है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपसे ये एक्सपेंशन अब नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा कि इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा। तो आपका आंसर होगा 54th एंड 55 टर्म आर मिडिल टर्म्स, ठीक है। उस तरह आपसे जो मैं पिछला सवाल बताया था कि इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो 6th टर्म होगा, बस आपसे यही आंसर में आएगा, बट मैंने इसको आगे एक्सपेंड करके आपको बता दिया। क्लियर हो गया। तो आप अब मिडिल टर्म भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए एक जो कंसेप्ट यहां से आता है, ठीक है,
क्लियर है? एक सवाल और भी आपसे यहाँ पे आ सकता है, उस सवाल को देखिए, सवाल देख लीजिए उसके बाद, है ना। सवाल ये है आपके लिए, क्वेश्चन आप ले लो एक, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है। तीसरा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का पावर में कितना है 15, है ना। तो कह रहा है आपके क्या कि फाइंड सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म्स, है ना। फाइंड कीजिए सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म्स, ठीक है। मिडिल टर्म्स का कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, कोई भी इसके बीच में कोएफिशिएंट मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है और इसके साथ भी, ए के साथ भी कुछ नहीं है, बी के साथ भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब बताइए आपका इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा। मिडिल टर्म अगर मैं बात करूँ तो चलिए मैं पहले मिडिल टर्म निकाल लूँ। तो 50 + 1 16/2 यानी 8, तो एक तो 8 होगा और ये कितना होगा 9th टर्म होगा, है ना। इसके दो मिडिल टर्म आए, तो बोला कि इन दोनों मिडिल टर्म के जो कोएफिशिएंट है उनका सम निकालिए, इन दोनों मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट का सम निकालिए, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या आएगा, इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो 15C7 आएगा कि नहीं बताइए। 8 टर्म निकालने के लिए 50C7, इसका कोएफिशिएंट यही आएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर का पावर आएगा 8 और 1/x स्क्वायर का पावर आएगा 7, तो वो तो एक्स स्क्वायर के साथ आ गया, हमें तो उसका कोएफिशिएंट निकालना था, है ना। तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट कितना आएगा 50C7 प्लस इसका क्या आएगा तो 15C8, ये 8 टर्म है तो यानी 7 + 1, ये 9 टर्म है तो यानी कि 8 + 1, है ना। तो शायद आप लोग को याद हो कि NCR + NCR - 1 को हमने क्या बताया था, तो हो जाएगा 16C and 8, ये आपका आएगा आंसर। क्या आएगा 16C8, क्लियर है। तो बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ किसका, मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स का कोएफिशिएंट निकालना अपने लिए देख लिया कि आपको कैसे इसका कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है। चलिए आइए एक सवाल और देखते हैं इस पे। अब आपके सामने एक सवाल आएगा इस प्रकार, सवाल पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं। सवाल आपके लिए है कि लार्जेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है। सवाल ये है लार्जेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ 1 + x⁻30, चाहे a + x⁻30, लार्जेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ आपके सामने 1 + x⁻30, ठीक है। अब देखिए लार्जेस्ट कोएफिशिएंट आपको अगर निकालना हो, चाहे यहाँ पे मान लेते हैं x + 1/x, तो चलो मैं लिख देता हूँ x + 1/x, ताकि आप 1/x भी पढ़े नहीं हो ना, 1 + x का एक्सपेंशन। चलो मैं ये लिख देता हूँ x + 1/x, x² + 1/x², चाहे कुछ भी x y z। लार्जेस्ट कोएफिशिएंट कौन सा होगा, समझिए इस बात को, लार्जेस्ट कोएफिशिएंट कौन सा होगा, है ना। जैसे मैं बोलूँ कि a + b का, चाहे यहाँ पे एक बार लिख लो x + 1/x का होल स्क्वायर, चाहे x + y का होल स्क्वायर कर लो। लार्जेस्ट कोएफिशिएंट कौन सा आएगा, x का, ठीक है, ठीक है। मतलब कि सबसे बड़ा कोएफिशिएंट कौन सा आएगा, ठीक है। जब मैंने x एक्सपेंशन किया था तो याद रखना, पहले तो आया था, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि NC0, याद है ना, यहाँ भी 1 आया था और लास्ट वाले में भी 1 आया था। यहाँ पे भी NC2 था तो NCn-2, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट के कोएफिशिएंट क्या हो रहे थे, इक्वल हो रहे थे, इक्वल हो रहे थे। जो बीच वाला टर्म आएगा वही टर्म तो आपका सबसे लार्जेस्ट होगा, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, उधर से भी इंक्रीज कर रहा है, तो मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट आएगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा, है ना। तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो मतलब आप यहाँ से इस चीज को कर सकते हो कि लार्जेस्ट कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म्स। कोएफिशिएंट अब आपके सामने क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म, ठीक है।
चाहे आप इसको एक कांस्टेंट, खैर इस पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो बताइए इसका मिडिल टर्म कौन सा आएगा, ठीक है, लार्जेस्ट कोफिशिएंट, ठीक है, वो आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ से तो x से तो x कट जाएगा मिडिल टर्म में, मैं इसको कर देता हूँ a प्लस एक्स कर देता हूँ, a प्लस एक्स, ठीक है, ठीक है। तो इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, सबसे पहली बात तो है ना, लार्जेस्ट कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है। तो मिडिल टर्म इसका कौन सा आएगा बताइए, तो n इज इक्वल टू क्या है, इवन है ना, यानी कि 30/2 प्लस n, है ना, यानी कितना आ जाएगा 16, है ना, आएगा ना। तो यानी कि t16 मतलब 15 + 1, है ना, आपके सामने क्या है 30c15, यही कोफिशिएंट और ये सबसे बड़ा कोफिशिएंट होगा, ठीक है, ये सबसे क्या होगा, बड़ा कोफिशिएंट होगा। a यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो a भी आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x टू पावर लास्ट में तो लार्जेस्ट आएगा ही आएगा, है ना। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे जो आपके सामने आएगा वो a का पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 15 आ जाएगा, 30 - 50 15, है ना। एक ही जगह अगर मान लेते हैं 1 रहता, तो आपसे जब सवाल आता है तो वो सवाल इस फॉर्म में आता है कि 1 + x टू द पावर 30, है ना। तो इस कंडीशन में लार्जेस्ट कोफिशिएंट हो जाएगा क्या, 30c15, क्लियर है। तो आपने इस चीज को समझ लिया, ठीक है, लार्जेस्ट कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो देखिए आज के जो क्लास हमने लिया है, आज के क्लास में एक क्लास और आएगा आपका इस पे, और वो आपका 1 + x टू द पावर n का एक्सपेंशन होगा, है ना। तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी, यहाँ जो फाइन टर्म है ना, ये जो मैंने बताया था फाइन टर्म, है ना, फिर मैंने आपको बताया फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p, है ना, फिर मैंने बताया आपको विच टर्म कंटेनिंग x टू द पावर p, है ना, फिर मैं बताया कि फ्रॉम लास्ट से आपको, है ना, एंड फिर आपको बताया मैंने मिडिल टर्म, ठीक है, एंड लार्जेस्ट कोफिशिएंट का एक छोटा सा कंसेप्ट था, इसको अपन ने डील किया, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपने जो है इस चीज को, जो अपना बाइनोमियल, देखिए आपके एयरफोर्स में जो आज का क्लास है ना, इसी क्लास से ये जो 4-5 तरीका मैंने बताया था, अगर आप इनको कोरिलेट करना सीख जाओ, देखो फार्मूला एक ही लगा था, है ना, अगर उसी फार्मूला से चाहो तो सारे सवाल होंगे, बस थोड़ा सोचना ज़्यादा पड़ेगा। उन्हीं चीज़ों को थोड़ा हमने क्या कर दिया, शॉर्ट बना दिया है। तो बस आपको करना क्या है कि उन चीज़ों को 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेना, है ना। एक क्लास और आएगा आपका 1 + x टू द पावर n का एक्सपेंशन, ठीक है, वो थोड़ा सा बस ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे क्लास होगा, ठीक है, उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो ये 3 क्लास के अंदर बाइनोमियल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मुश्किल से अगर देखा जाए तो 1.5 घंटे आप ध्यान से पढ़ते हो और इन सारी चीज़ों को एक बार लिख लेते हो, सारे सवाल को भी लिख लेते हो, है ना, वहाँ पे 1 + x टू द पावर 30 करके ही करना, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। और इस चीज़ को मैं आपको समझा दूं कि हालांकि अभी मैं ये एक्सपेंशन नहीं बताया है, जब बताऊंगा तो आपको इस चीज़ पे बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में यही चीज़ इसका एक्सपेंशन करूंगा तो वहाँ इस चीज़ को प्रूव कर दूंगा कि कैसे मिडिल टर्म आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस थोड़ा सा जोश खरोश के साथ पढ़िए, चीज़ों को लिखिए, लिखना सीखिए, और जो सवाल मैं कराता हूँ एक बार तो चलिए मेरा देख के आपने सोल्यूशन कर लिया, या पहले अपने से करने का प्रयास कीजिए इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।